गोरखपुर लिए चलते हैं आप सभी को राजनीतिक उथल पुथल में। जी हाँ, आप लोग भली भांति जानते हैं, कल गोरखपुर महानगर में उत्तर प्रदेश का वो सम्भ्रांत शहर गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ जी ने कभी अपने कारवां को वह गति दी थी जिसमें आज वह सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। सांसद रहे हैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी। उसी गोरखपुर का ये कारनामा कल लोगों ने देखा। पुलिस प्रशासन का कितना शानदार दुरुपयोग, बल प्रयोग, सब कुछ हो गया। समय था, मौका था, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्षा के चुनाव का। श्रीमती साधना सिंह जी, पत्नी श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक कैंपियरगंज विधानसभा भारतीय जनता पार्टी। बहू किसकी हैं? स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी की, जो उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। धन संपदा, ताकत, पावर, रुतबा, रसूख इतना कि कोई गिनती नहीं। जब उनका काफिला निकलता है, जब उनका कारवां निकलता है, जब उनका जुलूस निकलता है। साधना सिंह जी से ने जब पत्रकारों ने पूछा कि कैसा अनुभव रहा इस जिला पंचायत के पर्चा दाखिला का, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो चुनौतियों से खेलते आए हैं, इसकी आदत पड़ चुकी है। सही कहा उन्होंने। इसके पहले भी वो अध्यक्षा थीं और अभी भी अध्यक्षा बन जाएंगी। कैसे? आप लोगों को थोड़ा सा रूबरू कराते हैं उनके रसूख से, उनकी धौंस से, उनकी दहशत से। आप लोगों को पता चला होगा कि उत्तर प्रदेश में 11 जिलाध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। जिलाध्यक्षों पे वो कहते हैं ना कि सौती का रीस कठौती पर उतारा जाता है, वैसा ही कुछ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत और रुतबे और रसूख के आगे जो जिलाध्यक्ष टिक नहीं पाए, उनको बर्खास्त कर दिया है समाजवादी पार्टी जी ने, अखिलेश यादव जी ने। अब ऐसे में उन जिलाध्यक्षों का कितना दोष है और किसका दोष है, उसका आकलन आप लोग कर लीजिएगा। हुआ कुछ यूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का नामांकन था और लोग कयास लगा रहे थे कि फिर से एक बार साधना सिंह जी यहां से चुनाव जीत जाएंगी, निर्विरोध चुन ली जाएंगी। अब वो निर्विरोध चुन लिए जाने के पीछे का लॉजिक देखिए। आलोक गुप्ता नाम का एक व्यक्ति 46 नंबर वार्ड, 46 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य थे। विगत दिनों मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्हें कैंपियरगंज की एक महिला ने रेप के केस में फंसा दिया है। उसने आरोप लगाया है कि मेरे साथ दुराचार हुआ नौकरी देने के नाम पर। यह कड़ी जुड़ती है इस पूरे वाकया से। आलोक गुप्ता उस समय एक स्टेटमेंट दिए कि मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने से रोकने के लिए यह एक हथकंडा अपनाया गया है, ये एक हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप समझ रहे होंगे आप लोग, जब बालाओं की या इस तरह के बहुत पुराने सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। ऋषि मुनियों के तपस्या को भंग करने के लिए भी महिलाओं का, नृत्यांगनाओं का, नर्तकियों का सहारा लिया जाता था देवताओं के द्वारा। राक्षसों के बल को खंडित करने के लिए यह जो है उपाय युक्ति रची जाती थी। उसमें बहुत बड़ी लंबी कथाएं हैं। आप लोग कभी इतिहास के आध्यात्मिक पन्नों को थूक लगा लगा कर उकचा उकचा कर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा कि क्या क्या कथाएं होती रही हैं। ऋतंभरा और तमाम तरह की अप्सराएं, पता नहीं कितने नाम की आती रही हैं। ये लोग कौन थी? वैसा ही कुछ हुआ है आलोक गुप्ता बड़हलगंज निवासी के साथ, जो इस जिला पंचायत चुनाव में अपने आप को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बता रहे थे। उनका ऐसा सत्यानाशी करने का षड्यंत्र बन गया होगा कि उन लोगों ने बाकायदा व्यवस्था करके उनके समक्ष एक महिला को भेज दिया, जो अपने आप को उनसे पीड़िता बताकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी और इस पर उनके खिलाफ उनको बाकायदा ले लिया गया होगा खांचे में कि भैया तुम अपना नामांकन जो पर्चा खरीद कर ले गए हो 2 सेट, उसको भरने के लिए मत आना, नहीं तो फिर जेल खटने के लिए तैयार रहना। इस तरह के तमाम मामलों से उलझा दिया गया और वह व्यक्ति पर्चा खरीदा हुआ भरने ही नहीं आया। अब जब भरने नहीं आया, सुमन पासवान नाम की एक और जो है ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से
कि वो पर्चा खरीदी हुई, वो भी नहीं आई भी तो उनके पर्चा में तमाम फाल्ट दिखा दिया गया। उनका पर्चा में जो है दस्तखत छूट गया था, उनके एक सेट पर्चा ही वो खरीदी थी। और जो लोग सचमुच में लड़ने वाले रहते हैं वो लोग कम से कम 2 सेट खरीदते हैं, जिससे कि एक सेट में कोई खामियां हो तो दूसरा सेट उनके काम आ जाए। तो ये सुमन पासवान नहीं की थी। सुमन पासवान के पर्चा में खामी दिखाकर के विजेंद्र पंडियन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और इस समय रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे इस चुनाव को कराने के लिए, उन्होंने इसे निरस्त कर दिया, बेकार खराब साबित कर दिया। इस तरह सुमन पासवान मतलब वह समझिए कि अयोग्य प्रत्याशी घोषित हो गई। पुलिस ने क्या करामात किया वो भी जान लीजिए। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को फतेह बहादुर सिंह और साधना सिंह के साथ तो घुसने के लिए देती है, लेकिन यहां पर जो है जब समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अपने आलोक गुप्ता प्रत्याशी या सुमन पासवान को परास्त होते देखते हैं, आते ही नहीं है एक प्रत्याशी और एक जो है फॉल्ट और तमाम गलती किया हुआ है अपने पर्चे में, जो गणित लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ये सेटिंग था कि सुमन पासवान का पर्चा इलीगल साबित कर दिया जाएगा। तो वह लोग आनन फानन में एक और प्रत्याशी जो 47 नंबर वार्ड के जुझारू प्रत्याशी कहे जाते हैं मिस्टर जितेंद्र यादव, ये बहुत ही संघर्ष पूर्ण योद्धा की तरह हैं समाजवादी पार्टी के लिए, इनको प्रत्याशी बनाया जाता है। और इनको लेकर जब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अपने कार्यालय से निकलते हैं एक जुलूस के रूप में, तो इन्हें वहीं पर जो है दीवानी कचहरी चौराहे पर पुलिस बल के द्वारा रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि सिर्फ 3 लोग प्रस्तावक, प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष ही जा सकते हैं, अन्यथा कोई कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं जाएगा जहां पर पर्चा भरना था। अब वहां से सिर्फ 3 लोगों को पुलिस छोड़ती है, बाकी लोगों को रोक देती है। सोचिए जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां ढुके हुए हैं, वहां पे नारे लगा रहे हैं, जुलूस के रूप में खड़े हैं, वहां पर सपा के कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ 3 लोगों का नियम लागू हो जाता है पुलिस का। ये पहला यहां पर जो है कारनामा देखिए। उसके बाद क्या होता है कि जब जितेंद्र अंदर जाते हैं तो जैसे ही गेट पर एंट्री करते हैं कलेक्ट्री कचहरी के, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनकी हुटिंग शुरू कर देते हैं, उनको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनको जो है चमकाना मटकाना शुरू कर देते हैं। सोचिए क्या हाल हुआ होगा। मात्र 3 लोग थे और कई लोग मिलके उनको ललकार रहे हैं, चमका रहे हैं, मटका रहे हैं, रोक रहे हैं। गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया गया। यकीन मानिए आप लोग, 3:30 बजे तक का समय था पर्चा भर देने का, और ऐसे में सिर्फ एक पर्चा भरा गया फतेह बहादुर जी की पत्नी का। अब बाकी गेट बंद कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में, और गेट बंद करके इन लोगों को अंदर ही नहीं जाने दिया गया। कहा गया कि जब पर्चा ही नहीं खरीदे हो तो भरोगे कैसे। पर्चा नहीं खरीदा था जितेंद्र यादव का, 47 नंबर वार्ड के जिला पंचायत सदस्य का, ये सत्य है, लेकिन कोई नहीं, पर्चा खरीद कर भरा जा सकता था, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया गया। यानी ये है पावर, सरकार में रहने का रसूख है। ये सरकार जो चाहती है वो हो जाता है, पुलिस उसकी है, प्रशासन उसका है, इसलिए ये संभव हो सका। और सरकार ने अपनी ओछी हरकतों का सारा पैमाना पार कर दिया। अब आने वाले चुनाव में यह तो हो गया वो गणित जिसके आधार पर निर्विरोध चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है या कर दिया जाता है। लोग जो है अब के पंडियन, जो विजेंद्र पंडियन डीएम साहब हैं, उनका कहना यह है कि भाई पर्चा वापसी का 29 तारीख का अंतिम समय रहेगा, और चूंकि यहां पर एक ही पर्चा भरा गया है तो वो पर्चा वापस तो होगा नहीं, वो तो पर्चा एक ही है, कोई और होता तो उसका इंतजार किया जाता, इसलिए 29 तारीख को निर्विरोध जो है इनको चुन दिया जाएगा। अब सोचिए आप लोग कितनी बड़ी करामात हुई है। ये गजब का कारनामा हुआ है, और ऐसे कारनामे प्रदेश के कई जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए हुआ है और होता रहा है। जो सरकार शासन सत्ता में रहती है आमतौर पर पंचायत अध्यक्ष उसी के होते हैं, यह वैसे भी है। लेकिन यहाँ पर यह जान लीजिए आप लोग कि साधना सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी का वर्चस्व कुछ इस कदर छाया रहता है कि ये लोग पिछली बार भी थे, इस बार भी हो गए। जिला पंचायत पूरी तरह से इनके कब्जे में रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना असल रंग दिखाया, लोगों को जो है यह एहसास कराया कि शासन सत्ता में रहोगे तो ठीक है, वरना लताड़े जाओगे, फजीहत किए जाओगे। ऐसे में एक बहुत शर्मनाक घटना और हो गई
कि श्री नगीना प्रसाद साहनी जी जो एक एडवोकेट भी हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं और वर्तमान में ये अध्यक्ष थे पार्टी के, जिला अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का होता है, भारतीय जनता पार्टी का होता है, सबका पार्टी का अलग अलग जिला अध्यक्ष होता है जो पूरे उसके विंग को चलाता है। तो ये जो अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष श्री नगीना प्रसाद साहनी जी, इनको भी उन 11 लोगों में शामिल कर लीजिएगा जिनकी बर्खास्तगी हुई है, जिनको पार्टी ने हटा दिया है अपने अपने पदों से। नगीना साहनी को भी हटा दिया है। क्यों? इसमें ये बातें आती हैं कि भाई ये भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर सके। निर्वहन क्या करेंगे? असल बात तो ये है कि मारे दहशत के ये मात्र 3 लोग क्या कर पाते, जहां पर सैकड़ों लोग डटे हुए हैं और सैकड़ों लोग इनका रास्ता रोक रहे हैं, वो भी खतरनाक से खतरनाक लोग, पार्टी कार्यकर्ता कम ऐसे लोगों को हुजूम कहिए, वो जो लोग कुछ भी कर सकते थे इन लोगों के साथ, तो ये लोग दहशत के मारे ही वहां पर नहीं गए, अपना पर्चा दाखिला करने नहीं जा पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए। सच्चाई तो ये है और सही भी बात है। वहां पर ये लोग कुछ भी नहीं थे उस समय। इनके पूरे कार्यकर्ता होते तो शायद विवाद हो जाता, बवाल हो जाता, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। पुलिस अपना काम करती है, पुलिस समझदारी करती है। अक्सर पुलिस ने जो है ये दीवानी कचहरी चौराहे पर इनको रोक डाला और बाकी 3 लोगों को आने दिया, जिससे कि कोई खतरा न हो और ये लोग फिर औंधे मुंह वापस चले आए। और यही हुआ दोस्तों। तो कुल मिला जुलाकर अब निर्विरोध उनका चुना जाना तय हो गया है और ऐसे ही कई जगहों पर निर्विरोध जो है अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा और हो गया है। अब आप लोग एकदम राम राम करते रहिए, राम मंदिर निर्माण का इंतजार करते रहिए, राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार करते रहिए और आने वाले 2022 में पुनः एक बार योगी बाबा जी का सरकार बना दीजिए, ताकि यह जो बचा खुचा कोर कसर है उसको भी पूरा कर सकें। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोगों को जो सही निर्णय रहेगा जरूर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। बाकी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो यह देखता हूं सोशल मीडिया पर एक गतिविधि बहुत तेजी से वायरल होते देखता हूं। अभी आप किसी ठाकुर पंडित ब्राह्मण के खिलाफ कुछ कहकर देख लीजिए सोशल मीडिया पर, देखिए आपको सैकड़ों लोगों की गालियां और तमाम अपशब्दों से पाट दिया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर इस मामले में, इस प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए मेजॉरिटी है, एकजुटता है। आप कभी कन्हैया कुमार के किसी स्पीच को उठाकर देख लीजिए, उसके कितने ज्यादा लोग उसको ट्रोल करने वाले उस पर दिखाई देंगे, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मिल जाएंगे। अपना विचार रखना गलत हो गया। मोदी जी के खिलाफ वह बोल दिया तो गलत हो गया। अरे वो अपनी बात रख रहा है, तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं सुनना है अपने मन में गरिया लो उसको, लेकिन तुम इस तरह से अब शब्द क्यों कहते हो? क्या वो गाली दे रहा है मोदी जी को? क्या वह गालियों से बात कर रहा है? गाली तो नहीं दे रहा है। वह जो वो दूसरों को कहते हैं वही चीज वो उनको कह रहा है। भाई तानाकशी करना और किसी को किसी का औकात दिखाना, शब्दों का चयन ठीक से करो, तो ये होना चाहिए। लेकिन यहीं पर ये एक लॉबी है जो 20 पड़ती है और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, जो गुरहु कतवारू मंगरू चनरू चौहान, ये सारे लोग हैं, ये लोग बस देखते हैं और तमाशा बन के अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इंतजार करते ही रह जाएंगे और बारी बारी से सब के सब लूट लिए जाएंगे। ये होता रहा है, होता रहेगा। बाकी हमारा पेज पर ये कारनामा चलता रहेगा। जय जयकार जारी रहेगी। फॉलो कर लीजिएगा मन करेगा तो, नहीं मन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इच्छा होगी तो, नहीं मन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।